नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। 16 आने सच कार्यक्रम में भी आपका स्वागत है। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरें जिनका विश्लेषण करने वाले हैं, जिन पर बात करने वाले हैं। पीओके पर राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी अब सच साबित हो रही है। दरअसल मुनीर की सेना कुछ इस तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में नरसंहार कर रही है कि पूरा पीओके उबल पड़ा। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी स्टोरी में बात करेंगे। राजस्थान में मुफ्त दवा योजना से मिली खांसी की सिरप बच्चों के लिए जिंदगी का खतरा बन गई है। इस दवा के पी लेने से सीकर जिले में 5 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। क्या एक्शन हुआ वो भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं। तीसरी स्टोरी होने वाली है जहां केंद्र ने दीपावली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। ये इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। 49 लाख कर्मचारी, 68 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। चौथी स्टोरी में बात करेंगे आलू पर न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है। दरअसल गोरखपुर जिले के बाद अब मथुरा में फूड सेफ्टी टीम ने कई जगह पर आलू की जांच की। गोरखपुर में खराब आलू मिलने के बाद न्यूज इंडिया कैसे रियलिटी चेक करता हुआ नजर आया वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात पीओके पर राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी दरअसल सच साबित होने लगी है। मुल्ला मुनीर की सेना कुछ इस तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नरसंहार कर रही है कि पूरा पीओके उबल पड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात बेहद संवेदनशील और गंभीर बने हुए हैं। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। लोग महंगाई, करप्शन, शोषण और प्रताड़ना से नाराज हैं। हालात ये बन चले हैं कि यहां रोजमर्रा की चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। और यही वजह है कि यहां पर जनता पाकिस्तानी हुक्मरानों के अत्याचार से तंग आकर, थक हार कर बगावत पर उतर आई है। 10 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि पीओके खुद भारत में मिल जाएगा। अब लगने लगा है कि वहां ऐसे ही हालात बन रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर मेहमानों से करेंगे चर्चा। पीओके में कुछ बड़ा हो रहा है। क्योंकि पीओके में बगावत की आग धधक रही है। इंटरनेट बंद, सड़कें ठप। पीओके ने दी मुनीर को भारी टेंशन। पीओके में इनकलाब, मुनीर का हो रहा हिसाब। इन तस्वीरों से पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी सच साबित होती हुई दिख रही है कि पीओके खुद भारत में मिल जाएगा। और पीओके के लोग स्वयं ये कहें मैं भी भारत और वो नाम है पीओके अपने आप आएगा पीओके में डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा एक 2 बार में नारे बढ़ी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को काफी वही में संबोधित कर रहा था। उस समय ही मैंने कहा पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों को ही कैद कर लिया और देखिए कैसे कंटेनर्स को रास्तों से उखाड़ फेंका और नदी में फेंक दिया।
मुजफ्फराबाद, रावलकोट समेत कई जिलों से भारी भीड़ और झड़पों की तस्वीरें सामने आई हैं। विरोध प्रदर्शन उस वक्त उग्र हो गया जब पाकिस्तानी पुलिस की गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य जख्मी हो गए। ये गोली लगे ये भाई को। बताया गया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बवाल के दौरान 8 नागरिक मारे गए हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले के धीरकोट में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग मारे गए। कोहाला के पास दादियाल, मीरपुर और चामियती गांव में 2 और मौतें हुई, जबकि मुजफ्फराबाद में 2 अन्य लोग मारे गए। भारी गोलीबारी के बीच पथराव करते हुए प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से भिड़ गए। 3 दिन से जारी नागरिक विद्रोह ने अब तक कुल 10 लोगों की जान ले ली है। रावलकोट और मीरपुर से जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी के काफिले डाडियाल के एंट्री पॉइंट कोटली पहुंचे। ऐसे में प्रशासन ने पलक ब्रिज पर कंटेनर रखकर रास्ता रोकने की कोशिश की। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सभी को हटा दिया और मुजफ्फराबाद की ओर मार्च जारी रखा। JKAAC नेताओं ने मोबाइल सेवाओं की बहाली की मांग की और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोबाइल टावर ही गिरा दिए जाएंगे। रावलकोट में बड़ी जनसभा हुई, जहां पाकिस्तान की सेना विरोधी नारे लगे। ये वही रावलकोट है जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लंबे वक्त से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों का गढ़ बनाए हुए है। अब पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और वहां बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हो रहे हैं। एक साल हम यहाँ पे बैठ के इनकी मिन्नतें करते रहे कि ये भी दुरुस्त है, वो भी दुरुस्त है, ये मुतालबात, वो मुज़ाकरात नहीं माने। बिलाखिर हम गए मुजफ्फराबाद, कोहाला नहीं पहुंचे थे तो पहले नोटिफिकेशन भेज दिया था कि नोटिफिकेशन हो गया, वापस चले जाओ। इन बेगैरतों को सीधी जुबान समझ नहीं आती है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल सुबह सवेरे तक अगर मोबाइल सर्विसेज बहाल न हुई और बेहतर तरीके से बहाल न हुई तो जिसके घर के पास टावर है उसे उखाड़ के फेंक देना। हमारी जेब से पैसे लेते और हमारी तहरीक के खिलाफ काम करते हुए सर्विस बंद कर देते। कहते हैं मेरी सिम बंद की हुई है इन्होंने 3 दिन से कि लोगों से राब्ता ना कर सके। लोग अब सिमों से राब्ते में नहीं है, जहां हमारी आवाज जाएगी वहां लोग आएंगे बेगैरतों। इसी तरह बाग में भी हिंसक झड़पें हुई और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस के जवानों को कैद कर लिया। POK में नारे लग रहे हैं कि शहबाज सरकार के जुल्म नहीं सहेंगे। आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद के दीगर इलाकों के तमाम लोग जहां जहां भी मौजूद हैं मुजफ्फराबाद की तरफ पहुंचे, मुजफ्फराबाद शहर में पहुंचे, अपने शुहदा के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद का रुख करें। मुजफ्फराबाद में हालात इस वक्त बदतरीन सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। हमारे नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। आज की 2 लाखतें इस बात की अलामत है कि ये हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं, बातचीत नहीं करना चाहते हैं। ये हमारे साथ वही रवैया अपनाए हुए हैं जो कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में इंडियन ब्रूटल फोर्सेस कर रही हैं, बल्कि ये अब उससे भी बदतर हो चुके हैं। वहाँ कम अज कम मज़ामत की जाती थी, यहाँ मज़ामत नहीं की जा रही है, लेकिन हमारे नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। कुल मिलाकर POK में आवामी एक्शन कमेटी की बगावत जारी है। शौकत नवाज मीर लॉन्ग मार्च पर अड़े हुए हैं। इस वक्त पूरी आज़ाद कश्मीर भर से जो हमारे ओवरसीज भाई रोजगार के सिलसिले में पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि रियासत जबर कर रही है। रियासत ने हमें बिल्कुल जान से मारने का एक प्लान बना लिया, जिसका एक छोटा सा ड्रामा आपने कल देखा है कि कल किस तरीके से अपने सहूलतकारों को साथ रख के हुकूमत के पुलिस और इंतजामिया की मौजूदगी में इदारों की आशीर्वाद से हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर गोलियां चलाई गई, स्ट्रेट फायर किए गए, जिससे हमारा एक नौजवान शहीद हुआ, 20 नौजवान हमारे गोलियां लगने से जख्मी हुए। अब हमारे ओवरसीज भाइयों की जिम्मेदारी बनती है, मैं बार बार उनसे अपील कर रहा हूँ कि आप भरपूर तरीके से बैरूनी दुनिया में एहतजाज करें और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट वाक़ई एक्शन कमेटी और रियासत के लोगों के लिए आवाज उठाएं। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, रियासत के ये जो जाबर हुक्मरान है ये हमें खत्म कर देंगे।
कुल मिलाकर पीओके में गदर मचा है। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है। आवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने शहबाज मुनीर के नाक में दम कर रखा है। आवामी एक्शन कमेटी ने इतना बवाल मचाया कि पीओके में इंटरनेट ब्लैकआउट लगाना पड़ा। भारी सुरक्षा बल तैनात है। कई जगह तो मुनीर के सैनिक पीट दिए गए। महंगाई, करप्शन, शोषण, प्रताड़ना के खिलाफ ये बगावत कहां जाकर रुकेगी, किसी को नहीं मालूम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ फखर यूसुफजई पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं फखर जी आप ही से करना चाहती हूँ। फखर जी, ये किस तरीके से हम देख रहे हैं, हालांकि पीओके जो राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, वो तो पहले कह चुके हैं कि भाई आप चिंता क्यों करते हैं, वो तो धीरे धीरे आएगा ही, भारत में खुद में आएगा। क्या यही सब आप देख रहे हैं, शुरुआत हो रही है? ये क्या हो रहा है पीओके में? पीओके के लोग मुल्ला मुनीर और आपकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर है सर। थैंक यू वेरी मच और गुड इवनिंग आप सबको। जहां तक बात है, ये अवामी एक्शन कमेटी है कश्मीर की और इनका प्रोटेस्ट है और ये सिलसिला अब का नहीं है। ये स्टार्ट होता है 2023 मई से और ये हुआ था मीरपुर कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये स्टार्ट हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के ऊपर फिर खैर करते 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 इसकी लास्ट टाइम जो डिमांड थी दैट वाज 8 थी और अभी 38 है। तो बिल्कुल वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको मैं ये भी कहूंगा कि वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है रियासत कश्मीर की और फिर पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है जो डायरेक्टली डील करने की कोशिश कर रही है इसको, और इसमें कुछ मिस हैंडलिंग्स बिल्कुल हुई हैं। शौकत मीर साहब का आपने क्लिप भी चलाया और मैं भी उनको, क्योंकि लाजमी सी बात है एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहां पे चल रहा है, तो गो कि पाकिस्तानी मीडिया में उस तरीके से इसको कवरेज नहीं दी गई, जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। बट फिर भी मैं, मेरे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट है, कश्मीर की अपनी बहुत बड़ी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, वो इसको कवरेज दे रहे हैं। और मैं बिल्कुल आपको ये बता रहा हूं कि एक प्रेशर उन्होंने जो क्रिएट किया हुआ है, खास तौर पे 29 को ये स्टार्ट हुआ, लेकिन अब मुजफ्फराबाद में आज 1 अक्टूबर है और इन्होंने कहा कि इसको नाम दिया मुजफ्फराबाद मार्च का और पूरे कश्मीर के लोगों को वहां पे इनवाइट किया गया कि आप लोग वहां पर आए और बैठे और जो हमारी डिमांड्स हैं जब तक ये पूरी नहीं होती हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरे ख्याल में एक तो ये कि वहां की लोकल हुकूमत और खासतौर पे हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट के वहां क्या डिमांड है, जो रावलकोट में क्या हो रहा है, फिर क्या डिमांड है? देखिए डिमांड्स मैंने आपको बताया कि 38 डिमांड्स है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से है, बिजली के जो रेट्स हैं उसके हवाले से है, वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, आटे की कीमत के हवाले से है। इसके साथ साथ वहां पे 12 ऐसी सीट्स है जिसके लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन लड़ते हैं। सुना नहीं उसको, या फिर आप सुनना नहीं चाहते हैं? ये मुनीर की सेना किस तरीके से उसके खिलाफ लोग सड़कों पर है सर, शहबाज शरीफ के खिलाफ सड़कों पर है सर, और ये नहीं ना जाने कब से चल रहा है। नहीं देखिए मेरी बात सुने, अगर आप मतलब इसको कवर कर रहे हैं आप लोग, तो यकीनन आप लोगों की जो टीम होगी उसको देख रही होगी कि जो शौकत नवाज मीर साहब है, उन्होंने शुरू में इनको यही कहा था कि भाई ना हमारे किसी फौजी इदारे से कोई मसला है ना कोई पाकिस्तान के रियासत से, लेकिन अगर आप हमारे ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे। और गालिबन ये चीज हमने लास्ट ईयर इस्लामाबाद में जो 26 नवंबर को हमने देखी थी डी चौक में, तकरीबन उसी तरह का फार्मूला आजमाने की कोशिश की गई जो गलत था और गलत है। मोहसिन नकवी जो हमारे होम मिनिस्टर है, उन्हीं का फार्मूला मुझे लग रहा है, लेकिन कश्मीर की आवाम जो है वो देखिए वो डट जाती है ना, वो डट जाती है। पाकिस्तानी सेना तो क्या कर रही है वहां पर सर? वहां पर जो लोग विरोध करते हैं उनको मार देती है पाकिस्तानी सेना। क्या कर रही है मुनीर की सेना? देखिए मेरी बात सुने, अभी तक आपके पास कितना नंबर है कि जिसका आप कह रहे कि वो सेना जो है वो लोगों को मार देती है? देखिए चीज वो करे, फैक्ट्स को रिपोर्ट क्या करें, ठीक है? बेशक वो पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन फैक्ट्स को अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपके हमारा काम है सर,
हमारा काम हमें मत बताइए। आप शायद सच देखना नहीं चाहते हैं। आप जिन नेता की बात कर रहे हैं ना सर, अच्छा ठीक है, मैं यहीं पर दूध का दूध पानी का पानी कर देती हूँ, मैं यहीं पर दूध का दूध पानी का पानी कर देती हूँ। क्या करते हैं, वो साइड लेना शुरू कर देते, साइड ना ले, फैक्ट्स को रिपोर्ट करें। तो दिस इज नॉट जर्नलिज्म। ये जर्नलिज्म नहीं होती कि आप कहीं भी सेना ने इतने बंदे मार के उनका बयान सुनवा देती हूँ मैं। नीलम वेली का जिन नेता का आपने बयान, जिन नेता की आप बात कर रहे हैं उनका बयान सुनवा देती हूँ ना सर मैं। फिर आप अपने कानों को खोलकर कान खोलकर सुन लीजिएगा, कान खोलकर सुन लीजिएगा। सुनवाइए सर। एक ब्रिगेडियर भाई यहाँ पे बैठ के प्लान करके पाकिस्तान के अंदर से 9 मई की तरह का सानिया बनाने के लिए गुंडे लेके आए, उनको असला दे, उनको असला दे और नापते कश्मीरियों के ऊपर वो फायरिंग कराए। तो ब्रिगेडियर भाई, जो तुम ISI का टैग लेके मजे कर रहे हो, इस जैसे गंदे मरदूद लोग मौजूद होते हैं। सुन लिया सर, हमारी पुरअमन एहतजाज, सुन लिया सर, सुन लिया सर। अपने मतलब की चीज चलाएंगे। नहीं नहीं, अरे अपने मतलब की क्या सर, अपने मतलब की क्या सर, सुनिए ना। अरे फिर हर मतलब की चीज सुनिए ना सर। मैं किसी क्या कह रहे हैं, 9 मई को गुंडे लेकर आए और कश्मीरियों के साथ क्या किया। PR की सैलरी लेता हूं, इसलिए वही रिपोर्ट करता हूं जो फैक्ट होता है। मुझे इससे परवाह नहीं है, और ना आप लोगों से मुझे कोई पेमेंट आती है कि मैं वो चीज बताऊंगा जो आप जिससे खुश होंगे। अरे सर पेमेंट नहीं सर, सुनिए सुनिए, तो पेमेंट लेकर नहीं सुनिए, पेमेंट की तो बात ही नहीं है ना सर, पेमेंट की क्या बात है सर इसमें। स्पीच सुन लिया करें। अरे तो आप तो पत्रकार है ना सर, आप तो पत्रकार है, पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। अरे जो है तो है ना सर, उसको कबूल तो कीजिए। 10 लोगों को किसने मार दिया, 10 लोग मारे गए ना सर अभी तक। लिसन टू मी, ये 10 लोगों की खबर आपके पास कहां से आई है, मुझे वो बता दें। अरे सर जैसे ये बयान हमने चलाया है ना सर, किसने चला? सर सुनिए, जैसे ये बयान चला, अब आप इसको कहेंगे कि ये तो स्क्रिप्टेड है। अरे देख लीजिए ना, आंखें भी ऊपर वाले ने आपको दी है, ऊपर वाले ने आंखें भी दी है, कान भी दिए हैं, लेकिन आप वही देखना चाहेंगे, वही सुनना चाहेंगे। आपके देखें, आप लोगों का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ऑपरेशन सिंदूर में मुझे पता चल गया था। उससे पहले शायद मैं भी कहता था कि बहुत जबरदस्त आप लोगों का मीडिया है, लेकिन उसके बाद आपका मीडिया धड़ाम से गिर गया। और उसकी गिरने की सबसे बड़ी वजह गिरा हुआ कौन है, वो दिख रहा है। आपने वो लाशें नहीं देखी है सर, अरे आपने वो लाशें नहीं देखी है, आप वो लाशें देखना नहीं चाहते हैं। अरे लोग उन्हें उठाकर लेकर जा रहे हैं सर, चीख पुकार मची हुई है। बात सुने, मुनीर की सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर, ये देखिए, अरे आप टीवी पर देखिए सर, टीवी पर देखिए सर, ये कहाँ की लाशें हैं। आप देखिए, आपका मसला ये होगा कि आपको इंडिया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही होंगी, मैं एज ए पाकिस्तानी और एज ए ह्यूमैनिटेरियन जो मसला होता है ना, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं। मैं आप वो देख रहे हैं जो देखना चाहते हैं, बस उतना सा आप पार्ट देख रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके नेता ही क्या कह रहे हैं कि 9 मई को गुंडे लाए गए, कश्मीरियों के साथ क्या किया गया। ISI का जिक्र वो करते हैं, इसके अलावा भी जो लाशें वो आपको दिखाई नहीं देंगी। ठीक है संजय खन्ना जी, संजय खन्ना जी, मेरी बात सुनिए, संजय खन्ना जी, अब तो दूध का दूध पानी का पानी है सर, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार ये मानने को राजी नहीं है। नो 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 नो, मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के ऊपर बात कर, और आप पता नहीं कहां से चीजें उठाकर उसके ऊपर बात करें, तो इसमें बड़ा। अरे सर मैं आपका दायरा और आपकी लिमिटेशन समझ रही हूँ। अब आप इसको स्वीकारेंगे नहीं, आप स्वीकारेंगे नहीं, आप ये लाशें देखेंगे नहीं, आप इन लोगों को ये जो सड़कों पर है उनको देखेंगे नहीं। मेरी बात सुने, मेरी बात ठीक है संजय खन्ना जी, ठीक है सर, ठीक है फैक्ट्स होंगी, ठीक है सर, नहीं होंगी वो बात नहीं करूंगा, मैं करता हूं, मेरा काम नहीं है। फकर जी सुन लीजिए, संजय खन्ना जी नहीं हूं, ना किसी का एम्प्लॉय हूं मैं, ये मजबूरी आप लोगों की होगी, मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं। सर हमारी मजबूरी नहीं है सर, संजय खन्ना जी जवाब दीजिए। फकर यूसुफ जाही साहब, काफी देर से आप बहसबाजी में लगे हुए हैं और हम जो असली मुद्दा है उससे हम भटक रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, और आपने खुद बहुत बार ऐसा किया होगा कि आपके कोई पॉलिटिकल आका या आपके मुल्ला मुनीर जो हैं कोई स्पीच दे रहे हैं, चाहे वो 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, उसमें से अगर उन्होंने कोई वर्थवाइल स्टेटमेंट दी है या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर जो है आप ज्यादा लिखेंगे बनिस्बत के उन्होंने 10 और पॉइंट कवर किया, पहली चीज। दूसरा, आपने अभी बोला है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। हमने पूरी दुनिया को, और आपके देश में भी आपके देशवासी भी देख रहे थे, हमने जो काम किया है विद एविडेंस
हमने उसको प्रूफ दिया है। सो प्लीज आप ये बिल्कुल भी ना बोले कि यहाँ इंडियन मीडिया जो है ऐसा चला रहा है वैसा चला रहा है। कई होते हैं, आई डोंट डिनाई इट, कई चैनल होते हैं टीआरपी के चक्कर में जो है अलूल सलूल भी बोल देते हैं, बट द चैनल ऑन विच वी आर इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल चैनल एंड मेरी समझ में जो है उन जैसे आप भी कोई कहीं कोई कवरेज करते हैं, अगर आप ग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं, वहां पे इन पर्सन कवर नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी जो पॉइंट्स कहीं से मिलते हैं आप उनको कोलेट करके एनालिसिस करके आप उसको न्यूज में प्रेजेंट करते हैं, या जिस तरह से अभी हम डिस्कशन करते हैं। तो ये 2-3 चीज मैं बताना चाहता हूं। अब आते हैं हम पीओके के ऊपर। पीओके देखिए, हम सबको पता है कि ये पाकिस्तानी फौज ने जो है जो पश्तून रजाकार भेजे थे 47 में, उसकी वजह से उन्होंने वो एरिया कैप्चर कर लिया जब तक इंडियन आर्मी पहुंच नहीं पाई थी, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन बहुत लेट किया था। और इस वजह से पाकिस्तान ने जो है पीओके उसका 78,000 किलोमीटर का एरिया उन्होंने इतने टाइम में कवर कर लिया था। अब पीओके तो आ गया उनके पास। अब उन्होंने क्या चाल चली, उन्होंने पीओके को जो 3 हिस्सों में बांट दिया। उसमें है अब पीओके, उसके बाद जो है आपका ये जिसको ये आजाद JNK आजाद कश्मीर बोलते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है। अब इनको भी 2 एरियाज में डाल दिया। अब इन दोनों एरियाज में भी जो ये आजाद जम्मू और कश्मीर बोलते हैं, उसको ये 78,000 किलोमीटर एरिया में से सिर्फ 13,000 किलोमीटर का एरिया दिया गया। और उस वहां पे उन्होंने पाकिस्तान ने पपेट गवर्नमेंट बैठा दी, जो शुरू से लेकर आज तक जो वो चाहते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहती है, ISI चाहती है, मिलिट्री चाहती है, वो हर चीज उसी हिसाब से करते हैं। और ये जो बाकी दोनों एरिया है गिलगिट और बाल्टिस्तान के, यहाँ पे इनका फेडरल कंट्रोल है, मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट का खुद कंट्रोल है। इस वजह से अब क्या इंश्योर किया गया है कि वहां पे सेम थिंग, यही चीज बलूचिस्तान में भी रिपीट करते जा रहे हैं। जो वहां के जो जिस तरह के भी रिसोर्सेज हैं, स्पेशली पानी के रिसोर्सेज, वहां पे इन्होंने अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना दिए हैं। और उसके वो डैम तो आपने बना दिए, पर उसका पानी कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान में जा रहा है। जो भी और उससे बेनिफिट अक्रू होना है वो लोकल्स को नहीं मिल रहा है। लोकल जो वहां के पीओके वो चिल्ला रहे हैं कि जी हमें साफ पानी चाहिए। हाँ। क्योंकि अब अगर कोई फैसिलिटी आप उसके डैम के साथ नहीं बनाएंगे तो साफ पानी कहां से आएगा लोगों के पास? हर चीज की वहां पे किल्लत है। वो मतलब एक तरह से डेली की क्राइसिस वहां के लोगों के लिए हो गई है कि खाने पीने के लिए सामान नहीं है, अगर है तो इतना ज्यादा है कि वहां पे उनके पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि जॉब्स नहीं है, और जॉब्स नहीं है। संजय खन्ना जी, लेकिन ये जो ये इनसे फखर जी से मैंने ये पूछा कि भाई आपको लाशें नहीं दिखती हैं क्या? आपको वो विरोध के सुर नहीं दिखते हैं? आपको आपके नेता के बयान नहीं दिखते हैं क्या? वो 9 मई का जिक्र कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई 9 मई को गुंडे बुला लिए, कश्मीरियों के साथ क्या हुआ, ISIS नहीं दिखता है क्या इनको उस जिक्र में? तो फिर ये अपनी आंखों में पट्टी बांध कर बैठ जाते हैं। देखिए, ऐसा है मनीष के जैसे ये बोल रहे थे कि ये अलग टाइप के जर्नलिस्ट, तो ये इनकी अपनी सोच है, पर इनको भी इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वहां पे हो क्या रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। जो लोकल वहां के रेजिडेंट्स हैं उनको पाकिस्तान एक तो अपना नहीं समझता है, ये मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं। अगर समझता तो दोनों साइड जो है, बलूचिस्तान जो है प्रोविंस है, और ये यहाँ पे जो है गिलगित बाल्टिस्तान में इतनी प्रॉब्लम क्यों नहीं है? सिर्फ पीओके में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे उनको सप्रेस करके रखा हुआ है। आए दिन जो है पुलिस की एट्रोसिटीज होती हैं, मिलिट्री की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, और वहां के लोगों के पास ना कोई जरिया है खाने पीने का, ना कमाने का। तो वो जाए तो कहां जाए? इन्फ्लेशन वहां पे 38% पाकिस्तान में है, 38%। तो ये तो बेचारे पहाड़ी इलाके के लोग हैं, तो यहाँ पे जब तक साजो सामान खाने पीने का पहुंचता है तो उसका तो रेट ही बहुत बढ़ जाता है। ये प्रॉब्लम, जैसे इन्होंने एक चीज सही कही कि आज की प्रॉब्लम नहीं है, वो दशकों से चली आ रही है। उसमें इकोनॉमिक निगलेक्ट पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा किया है। मतलब कोई चीज
जो भी वहां के रिसोर्सेज हैं उन्होंने एक्सप्लॉइट किए हैं पंजाबियों के लिए, आई वुड से, बिकॉज मेन है। अच्छा ठीक है सर, एक और सवाल है, उसके बाद मैं फिर फकर जी के पास जाऊंगी। संजय खन्ना जी, ये जो अब हम विरोध के सुर देख रहे हैं, ये जो लाशें हैं, ये जो अब लोगों का गुस्सा है, अब लोग आर पार की लड़ाई के बीच मोड़ में आ चुके हैं कि अब हम सड़कों पर उतरेंगे, अब हम मुनीर की सेना और शहबाज शरीफ की पूरी सरकार को घेरेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। ये आगे किस दिशा में जाता हुआ आपको नजर आता है? देखिए, जो इनकी मांगे हैं, पहले तो हमको उस पर चर्चा कर लें। इनके कोर इशू क्या है, जो मैंने अभी बताया था कि एक तो इकोनॉमिक रिलीफ इनको चाहिए, इनको सब्सिडीज चाहिए। आटा का रेट इतना ज्यादा है कि वहां के लोग आटा नहीं खा पा रहे हैं और चीजें नहीं खा पा रहे हैं, तो उनको उसमें सब्सिडी चाहिए। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ्स, वहां पे आए दिन बिजली चली जाती है, तो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप हमें बिजली नहीं दे रहे हो और आपके बिजली का रेट इतना आपने रखा हुआ है, तो इट डजंट स्टैंड टू लॉजिक। आप रेट बिल्कुल सब्सिडाइज करिए हमारे लिए। उसके बाद वहां पे वो चाहते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म, 12 इनकी रिफॉर्मेशन, एक पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन चाहते हैं वहां के लोग। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन मैं फकर जी से लूंगी। फकर जी, कम से कम आप पत्रकार हैं, आपको तो निर्भीक होना चाहिए, आपको निडर होना चाहिए और आंकड़ों पर बात करनी चाहिए, जो आप देख रहे हैं उस पर बात करनी चाहिए। आपको, आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर सर किससे उम्मीद है? सबसे पहले तो मैडम मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपके बताने की बातें नहीं है जो आप मुझे बताएंगे कि मैं किस पे आवाज उठाऊं किस पे नहीं। मुझे तो लग रहा है कि आपको बताना ही पड़ेगा सर। नहीं, सॉरी, ये मसला आप लोगों का है, ये बात आप नहीं कर सकते। मैं इस्लामाबाद में बैठकर ये बात करता हूँ और ऐसे तो करता हूँ कि ये कहिए इन सड़कों पर बिछी हुई लाशों के बारे में भी कुछ तो कह दीजिए ना, इन लाशों के बारे में कुछ। देखिए मेरी बात सुने, मैंने कहा ना कि जो पहली लाश गिरी थी ना नीलम वैली के 29 इसको सितंबर को, उससे लेकर और अभी तक जितने भी हालात होते हैं ना, उसके ऊपर मैं बात करता हूं। और कहां पे बैठकर करता हूं? इंडिया में बैठकर नहीं करता, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठकर करता। तो रावलकोट में क्या हो रहा है सर? रावलकोट में क्या हो रहा है? मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा है? मतलब आपने खुद ने मुजफ्फराबाद का जिक्र करते हैं, फिर रावलकोट को आप भूल जाते हैं, फिर ये जो सड़कों पर लोग उतर रहे हैं उनको आप भूल जाते हैं। सड़कों पे नहीं, मेरी बात ठीक है सर, मेरे पास समय का अभाव है सर, मेरे पास समय का अभाव है सर, वरना मैं यकीनन आपकी पूरी बात सुनती। बहुत शुक्रिया फकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय खन्ना जी हमारे साथ जुड़े। संजय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। खबरों का रुख करते हुए आपको बताएं, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर सीसामऊ विधानसभा सीट से पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को महराजगंज जेल से अब रिहा कर दिया गया। करीब 33 महीनों की लंबी कैद के बाद बाहर निकलते ही समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी ने पत्नी सीसामऊ से विधायक नसीम सोलंकी और दोनों बेटों को गले लगा लिया। सपा नेता इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में जमानत दी थी। जेल प्रशासन के अनुसार इरफान सोलंकी को 22 दिसंबर 2022 को कानपुर जेल से प्रशासनिक आधार पर कड़ी सुरक्षा के बीच महराजगंज जिला कारागार में शिफ्ट किया गया था और तभी से वो वहीं पर बंद थे, कैद थे। अब उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया है, उन्हें रिहाई मिल गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या क्या कहा वो एक बार सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 34 महीने का एक लंबा समय काटकर बाहर आए हैं। इरफान जी, आप बाहर आए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या महसूस? 34 महीने अंधेरे में रहे हैं, अब उजाले में खुली सांस कर अपनों के साथ हैं, और ये वो अपने हैं जिन्होंने हर तरीके से हमारी मदद करी है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने कैमरे में बताइए, ठाकुर खड़े हैं, ये हमारे दलित भाई खड़े हैं, ये हमारे पंडित भाई खड़े हैं, हर समाज, मतलब नहीं इसलिए रहे, हर समाज के लोग हैं, और यही सीसामऊ की जान है। और इन्हीं ने आपकी भाभी को चुनाव लड़ाया और इन्हीं ने जिताया। ये है ओरिजिनल सीसामऊ। इरफान जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि हम जीते थे, हम जीतेंगे और जीतते रहेंगे इंशाल्लाह। 7वां चुनाव ऐसे नहीं जीत लिया। अगर ये जनता हमारे ऊपर भरोसा कर रही है, आप ही बता दीजिए कि कौन से ऐसे विधायक लगातार सन 96 से विधायक बनते चले आ रहे हैं। हम कोई आरएसएस की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी कर रहे हैं जो सबको साथ लेके चल रहे हैं। आपने कहा था कि एक सांसद भी हमारे घर से होगा, तो इसको किस तरीके से आप? अरे भाई, हर आदमी तरक्की चाहता है, आप नहीं चाहते हैं तरक्की? हम सांसदी भी लड़ेंगे इंशाल्लाह, हम विधायकी भी लड़ेंगे, हम 2 विधायक बनेंगे, मेरी बेगम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे, उसमें क्या बुराई है? हमारे हमारे ठाकुर साहब, इनको टिकट मेरी, ये भी चुनाव लड़ेंगे,
जनता पसंद कर रही है। बस ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी थे, जो कि जेल से आने के बाद इनके घर में जो है वो खुशियों का माहौल है। वहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार हो सकता है कि वो सांसदी भी लड़ें। फिलहाल जो पार्टी है उसका निर्णय जो है वही मान्य होगा। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ मैं अंकित सिंह, न्यूज इंडिया, कानपुर। सीसामऊ से समाजवादी पार्टी की विधायिका नसीम सोलंकी और इरफान सोलंकी की वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पति जो है वो 34 महीने का लंबा संघर्ष करने के बाद आज घर आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। मैम, 34 महीने बाद इरफान जी घर आए हैं, कैसा महसूस है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। बहुत तकलीफ़ों के साथ जो 34 महीने बीते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। सारे गमों पे खुशी भारी है। क्या संदेश आप देना चाहती हैं मैम? बस उनसे दुआओं का दरख्वास्त, जो दुआओं का सिलसिला वो जारी रखें, हमें आशीर्वाद दिए रहे। जिस तरह से आज हमारे परिवार पे जो संकट था उसमें इन्हीं लोगों ने, जनता ने मेरा साथ दिया था, तो ये अपना आशीर्वाद दुआएं हमें देते रहें। ईडी से पूछताछ की गई थी, ईडी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की थी, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? पहली बात मैं आपको आपके कैमरे के माध्यम से बता दूं, सूचना दे दूं कि कल कोई ईडी में डेट नहीं लगी थी, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हुई थी। उसके लिए जो है ना कोई डिले हुआ था। वो एक जेल की प्रतिक्रिया तो होते होते फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे रिहाई हुई थी। बाकी ईडी ने कंप्लेन लगाई, वो हम लोग देख रहे हैं कोर्ट के स्तर से ही वो चीज़ें ठीक होगी, वो हम लोग कोर्ट में ही देखेंगे। लोकसभा लड़ने की तैयारी इरफान जी ने जब इसके पहले पेशी में आए थे तो करी थी, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है ना, राजनीति कर रहे हैं तो करते ही रहना है। इंशाल्लाह लोकसभा की भी, विधानसभा की, जो भी हाईकमान का निर्देश होगा उस पर ही हम लोग काम करेंगे। तो आलू पर न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है। दरअसल गोरखपुर जिले के बाद मथुरा जिले में फूड सेफ्टी टीम ने कई जगह पर आलू की जांच की। तो गोरखपुर में खराब आलू मिलने के बाद न्यूज इंडिया से रियलिटी चेक की है और दरअसल नए आलू के नाम पर धड़ल्ले से जहरीला आलू बिक रहा है। बाजारों में ऐसे आलू करीब 50 रुपए प्रति किलो के रेट पर मिल रहे हैं। मतलब 30 रुपए प्रति किलो का आलू 20 रुपए मुनाफे में बेचा भी जा रहा है, और वो भी जहरीला। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग यानी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने आलू मंडी में छापेमारी की और 2 ट्रक आलू जब्त किया। ये आलू तमिलनाडु के वेल्लोर और यूपी के फर्रुखाबाद से मंगवाया गया था। टीम ने ट्रकों पर लदे हुए आलू की जांच की तो उसमें केमिकल पाया गया। दोनों ट्रकों पर 500 क्विंटल से ज्यादा का आलू लदा हुआ था। असल में पतले छिलके वाला आलू नया नहीं है, पिछले केमिकल डालकर उसकी परत हटाई गई है, इससे वो नए जैसा लगता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं गोरखपुर की सब्जी मंडी में मौजूद हूं और न्यूज़ इंडिया लगातार जो केमिकल युक्त आलू है उसकी रियलिटी चेक कर रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि आलू जो है सामने है और ये आलू असली है या नकली है या इसमें केमिकल मिला हुआ है, इसको पहचानना बेहद ही मुश्किल है। क्योंकि जो रोज़मर्रा की सब्जियां खरीदते हैं वो आते हैं 1 किलो 2 किलो आलू जो है वो लेकर चले जाते हैं। आम आदमी के लिए पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है कि ये मिट्टी केमिकल वाला आलू है, इसको पहचाने कैसे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में गोरखपुर में एक बड़ा छापा पड़ा था खाद्य विभाग की तरफ से, जिसमें 500 कुंटल से अधिक आलू जो है यानी 2 ट्रक आलू बरामद हुए थे और ये आलू सैंपल लेकर लैब में भेजे गए। लैब से आने के बाद इसकी जांच होगी, जांच के बाद जो है इस पर कार्रवाई भी होगी। अब आलू केमिकल युक्त है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे करें, तो आलू के जो व्यापारी हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आलू जरा लीजिए हाथ में, इसको पहचानते कैसे हैं कि ये असली है या नकली? आप लोग क्योंकि डेली खरीदते हैं, कैसे पहचानते हैं? सर, इसको देखा जाता है इसमें मट्टी लगा है या नहीं लगा है। मट्टी में रंग लगा रहता है और इसमें रंग नहीं लगा रहता है, तो हम लोग जो आएगा मार्केट में वही बेचा जाएगा। अन्यथा क्या जो मार्केट में रहेगा वही बेचा जाएगा, तो वहीं से आता है। जैसा आएगा वैसा बेचा जाता है। उसके बाद छाटा जाता है, बिना जाता है, छोटा अलग किया जाता है, बड़ा अलग किया जाता है, कटा पिटा अलग करके यहाँ ग्राहकों को बढ़िया दिया जाता है। अगर 20 का आएगा तो 22 बेचा जाता है, 22 का आएगा तो 24 बेचा जाएगा। यही हम लोगों का रोजी रोटी है। 2 रुपया किलो बचना है, 1 से 2 रुपया किलो बचना। आखिर ये 500 कुंटल से अधिक आलू पकड़ा गया था, अगर खाद्य विभाग नहीं पकड़ता तो वो तो बाजारों में उपलब्ध हो जाता। तो सर, बड़े बड़े कारोबारी हैं, वो लोग कमा रहे हैं। हम लोगों को तो 1 ही 2 रुपया किलो मिलना है, हम लोग कहाँ से कमाएंगे? बिल्कुल, देखिए जो बड़े कारोबारी जो हैं उन लोगों का एक काम है, मिलावट का धंधा वो लोगों का है। अच्छा, मान लीजिए आम आदमी आया, वो आलू खरीदा, मान लीजिए केमिकल वाला आलू, कैसे वो पहचानेगा? आम आदमी आए सर, ऐसे ही देख लेगा कि ज़्यादा रंगा है, कम रंगा है, हाथ में लग जाएगा ऐसे ही। अच्छा, बस रंग रहेगा तो हाथ में लग जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। मट्टी रहेगा तो मट्टी लगेगा हाथ में।
बस यही पहचान है। देखिए जो असली आलू है, जो केमिकल, मिट्टी वाला केमिकल नहीं लगा है, वो आलू जो है आप देख सकते हैं एकदम क्लीन होगा, इसमें मिट्टी नहीं लगी होगी। हमने भी अपने हाथ में लिया है, देखिए मेरे हाथ में कोई कलर नहीं लग रहा है। तो और जो केमिकल युक्त आलू होता है उसमें कलर जो है हाथ से रगड़ने से वो छोड़ देता है, और कहीं ना कहीं जब व्यक्ति इसको खाता है उसको जो है लीवर, किडनी, त्वचा की तमाम जैसी गंभीर बीमारियां हैं वो हो जाती है। तो हमारे रियलिटी चेक में फिलहाल जो मंडी के अंदर आलू है वो शुद्ध आलू है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोटे मुनाफे के चक्कर में जो बड़े कारोबारी हैं, जो कोल्ड स्टोरेज वाले हैं, वो मिट्टी केमिकल वाला जो आलू वो बाजारों में उपलब्ध करा दे। लगातार जो है उत्तर प्रदेश में खाद्य विभाग ने कई जिलों में लगातार छापेमारी किया, तमाम जो है आलू को जब्त किया है, और सैंपल आने के बाद जो सैंपल की जांच हो जाएगी उसके बाद जो है बड़ी कार्रवाई भी होगी। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, न्यूज इंडिया। और अब आप न्यूज इंडिया पर साक्षात रावण को जलने से पहले सुन लीजिए। रावण, लंका का महाराजा रावण, लोकपालों का इष्ट देव, दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी, दक्ष, गंधर्व और दिक्पालों का करतार। काल वो काल नहीं, मेरे पैरों का गुबार है। इंद्र, इंद्र वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। बड़े दिन काटते हैं यम, वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और शनि पड़ते हैं हमारे ही गुजारे पर। विष्णु खड़ा रहता है विष्णु, हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, और निरंतर नाचता है काल भी हमारे इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, मही डोले, हिले पर्वत, सकल संसार थर्राए। जय शंकर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। विजयदशमी की धूम है आप जगह जगह पर कल को, क्योंकि विजयदशमी है और रावण दहन किया जाएगा। लेकिन अब से ही आप देख रहे होंगे कि कहीं पर रावण बनकर तैयार हो चुके हैं, कहीं पर वो पूरा जो प्रक्रिया है रावण दहन की वो होने वाली है। और एक बड़ा संदेश विजयदशमी पर हम देखते हैं कि जब रामलीला होती है, मंचन होता है, और उसके जरिए भी फिर विजयदशमी तक आते आते वो एक मैसेजिंग देने की कोशिश होती है। लेकिन न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में इस वक्त मेरे साथ खुद रावण प्रकट हो चुके हैं, तो उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। नाम, मंचन, कौन सी रामलीला में मंचन करेंगे, लेकिन अपने रावण वाले अंदाज के साथ। रावण, लंका का महाराजा रावण, लोकपालों का इष्ट देव, दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी। तो देखिए आपने कहा, और ये जो इनका हाव भाव था, घमंड भी दिखा। वो घमंड, वो अहंकार और वो सर्वोपरि कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जब हम मंचन की बात करते हैं, रामलीला मंचन की बात करते हैं, तो बहुत सारे एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह लीजिए कि रावण के भी हमने बहुत समय समय पर बहुत सारे रूप देखे हैं। लेकिन ये जो हमने रूप देखा, ये अहंकार कहाँ से डेवलप हुआ, ये अहंकार कहाँ से आता है? रावण देखिए त्रिलोक विजेता था, महान प्रकांड पंडित था, तो अहंकार आना तो स्वाभाविक है कि जो तीनों लोगों को विजय कर चुका हो और बहुत बड़ा ज्ञानी हो, एक साइंटिस्ट भी था, एक वैज्ञानिक भी था, तो जिसमें इतनी सारी क्वालिटीज हो, जिसने नवग्रह को अपने अधीन कर रखा हो, काल को अपने पैरों में रखता हो, तो घमंड आना तो स्वाभाविक है। अच्छा, कहाँ पर आप मंचन कर रहे हैं, कौन सी रामलीला में परफॉर्म कर रहे हैं? सेक्टर 46 ए ब्लॉक, वहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ पर, और सभी तैयारी पूरी हो चुकी है? पूरी तैयारी है, सब तरीके से तैयारी है। लेकिन कैसा लगता है, मतलब आप इतना महत्वपूर्ण भूमिका रावण की, हम जब महाभारत के काल में जाते हैं तो हम बहुत सारे उनके फेसेस देखते हैं रावण के, लेकिन अंत में फिर वो बुराई की हार होती है, अच्छाई की जीत होती है। एक बड़ा संदेश जो है वो रावण को लेकर, रावण की भूमिका जो है वो बहुत नेगेटिव रही। देखिए नेगेटिव बनाया गया है, नेगेटिव सिर्फ असल में क्या है कि रावण सर्वज्ञाता था,
भविष्य देख सकता था, सब कुछ उसने अपने अधीन कर रखा था, लेकिन उसको ये पता था कि मेरी मुक्ति इतनी आसानी से नहीं हो सकती। प्रभु राम आएंगे, उनसे बैर लूंगा मैं, और उनसे अगर मैं बैर लूंगा तो वो मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए उन्हें जानबूझ के सीता हरण किया, प्रभु को अपना बैरी बनाया और उनसे युद्ध करके मोक्ष पाने के लिए उसने प्रभु से बैर किया था, लड़ाई की थी, बस ये है। अच्छा, राम रावण संवाद भी हम देखते हैं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद होता है और उसमें हम देखते हैं कि आम नागरिकों के लिए, आम जनमानस या हम जैसे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश होता है। सबसे प्रमुख या आपका व्यक्तिगत तौर पर एक दिलचस्प संवाद क्या है, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर बताएं तो? व्यक्तिगत तौर पर दो संवाद मेरे बहुत व्यक्तिगत हैं। एक तो ये कि जब प्रभु श्री राम रामेश्वरम में शिव की स्थापना करते हैं, रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, तो वो प्रकांड पंडित रावण को बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए, पूजन करने के लिए रावण को बुलाते हैं प्रभु राम, और रावण जो है सीता सहित उस पूजन में उपस्थित होता है और कहता है कि बिना पत्नी के पूजन संभव नहीं है। वो साथ में लेके आता है और उनसे कहता है कि मैं जब वापस जाऊंगा तो साथ में लेकर जाऊंगा। और साथ में दूसरा संवाद है, हनुमान जी समझाने आते हैं रावण को, सब हर तरीके से समझाते हैं, वो एक बहुत अच्छा संवाद है। नहीं, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे किताबों में पढ़ा है, कई जगह हमने ऐसे मंचन में भी पढ़ा, देखा भी है, सुना भी है कि रावण को जिस तरीके से दर्शाया गया वो ज्ञानी बहुत ज़्यादा, आपने बताया कि एक वैज्ञानिक भी थे, वो आने वाला कल देख पाते थे, भविष्य जान पाते थे। और जब हम उस संवाद की बात करते हैं तो वो अपना दायरा समझते थे, मतलब अपना एक लहजा समझता है रावण, लेकिन फिर भी इतना नेगेटिव, इतना पूरी तरीके से विपरीत छवि। देखिए, आप छवि किसी की खराब कर सकते हैं। रावण सीता को हर के लेके आया था तो अशोक वाटिका में उसने रखा था, लेकिन कभी भी उसने अपनी सीमा लांघने की कोशिश नहीं की, एक मर्यादा में रखा। तो रावण कहाँ हारा, मतलब भाइयों से हारा, विभीषण? रावण अगर विभीषण ना होता तो रावण कभी ना हारता। अच्छा। क्योंकि रावण विभीषण को ही पता था कि उसकी नाभि में अमृत है, और उसी ने प्रभु राम को बताया कि इसकी नाभि में तीर मारो तो रावण समाप्त हो जाएगा। तो भाइयों से बैर करना सही। लेकिन आजकल तो हम कलयुग में यही देखते हैं भाई कि घर घर में भाइयों के बीच में बैर। मेरा तो यही मानना है और मेरा यही मैसेज है तमाम हमारे बच्चों को, हमारी पब्लिक को, हमारे जो दुनिया है हमारी सारी, भारतवर्ष है, सभी को एक सबसे पहले ज्ञान अर्जित करना। आप ज्ञान अर्जित कीजिए, आपके पास ज्ञान है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये कि रिश्ते, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, भाई हो, उन रिश्तों को बचा के रखिए, कि वो अपने अपने होते हैं। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन रावण का सब कुछ चला गया, मतलब अंत में आप समझिए सब कुछ चला गया रावण, इसीलिए हार गया रावण, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए हार गया कि उसके एक भाई ने उसका साथ छोड़ दिया। और राम इसलिए जीत गए कि उनका भाई उनके साथ हमेशा खड़े रहे, दंड की तरह उनके साथ हमेशा। अच्छा, जब हम सीता हरण के अध्याय की बात करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण वो अध्याय हो जाता है कि किस तरीके से रावण जो है वो माता सीता को हर लेते हैं। उसके बाद जो उनके साथ अत्याचार होता है, माता सीता बहुत मिन्नतें करती हैं कि भाई छोड़ दो, लेकिन नहीं, फिर अहंकार इतना हो जाता है और फिर से वही कहावत है कि भाई जब आपकी बुद्धि फिरती है तो फिर इसी तरह के काम होते हैं। उसके बाद जब हम आज की दुनिया में देखते हैं, कलयुग में देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते हैं, तो फिर हम उसकी तुलना भी रावण से ही करते हैं कि अरे रावण जैसी बुद्धि। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि रावण ने हरण जरूर किया था, लेकिन उसने मोक्ष पाने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए हरण किया था। उसे पता था कि मैं प्रभु राम से बैर लूंगा तो वो मुझे मुक्त कर देंगे, जन्म मरण के छुटकारा दे देंगे मुझे। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, मैं उसी के संबंध में कहना चाहूँगा कि हर इंसान को समझना चाहिए कि मेरे घर में भी बहन बेटी है, जैसे मेरी बहन बेटियां हैं वैसे और दूसरे की बहन बेटियां हैं। सभी को सम्मान दें, सभी की इज्जत करें, मेरा बस इतना कहना है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि हर घर में एक राम और एक रावण होता है। राम की तुलना बड़े पॉजिटिव, एक अच्छे आचार के व्यक्ति के साथ होती है, और रावण की दुराचार व्यक्ति के साथ उसकी तुलना की जाती है आज के समय में। जो इमेज बन गई है ना, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। रावण की इमेज बनाई ऐसी गई कि वो अत्याचारी था, नहीं तो अपने समय पर रावण ने क्या किया? फिर रावण ने वो इमेज, अगर राम की इमेज अगर अच्छी है, रावण अगर बुरा कहा जाता है, और आज के समय में रावण को जलाने पर रावण ने न जाने कितनी दवाइयों का निर्माण किया, उसने पुष्प विमान का निर्माण किया, उसने इतने अभेद्य किले बनवाए, उसकी सुरक्षा पुख्ता इतनी थी कि उसने लंका, समुद्र के बीच में उसने जो है अपनी लंका बनाई।
उसने एक ये भी घोषणा की थी कि मैं बहुत शीघ्र ऐसे प्रकाश की व्यवस्था करूंगा जिसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। तो वो एक ज्ञानी था, एक वैज्ञानिक था, उसकी वो पोषण भी देखना चाहिए सभी को। हमेशा नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए इंसान को किसी की। हम तो कहते हैं भाई सबसे बड़ा शिव भक्त अगर है तो रावण है, शिव तांडव अगर लिखा गया तो वो रावण ने लिखा। तो अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन जब हम पहलुओं को देखने की बात करते हैं तो फिर वो है कि हाँ, आज के ज़माने में अगर हम कहें तो फिर वो गलत की तुलना रावण के साथ ही की जाती है। अच्छा, जब हम अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे सवाल करूं, आपका नाम क्या? मेरा नाम अरविंद शर्मा। अरविंद जी, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर पूछूं कि आपको सबसे दिलचस्प संवाद या फिर अध्याय कौन सा लगता है रामायण का? वैसे तो सारी रामायण के सारे ही अध्याय बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन सुंदर कांड जो रामायण का पोर्शन है उसका नाम ही सुंदर कांड है, वो बहुत ही सुंदर है। तो वो आपको बड़ा मुझे बहुत प्रिय है। हाँ। अच्छा, कुछ डायलॉग वगैरह, क्योंकि आपने पूरी तैयारी है और ऊपर से मतलब मुझे लगता है दर्शक अगर डायलॉग ना हो तो फिर क्या बात है। न्यूज इंडिया के मंच पर हैं आप, न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में हैं। पूरा डायलॉग आपको मैंने उससे अधूरा बोला था, पूरा सुना देता हूँ। रावण, लंका का महाराजा रावण, लोकपालों का इष्ट देव, दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी, दक्ष, गंधर्व और दिक्पालों का करतार, काल वो काल नहीं, मेरे पैरों का गुबार है इंद्र। इंद्र अब वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। बड़े दिन काटते हैं यम, वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और शनि पलते हैं मेरे ही गुजारे पर, विष्णु खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, और निरंतर नाचता है काल भी हमारे इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, मही डोले हिले पर्वत सकल संसार थर्राए, जय शंकर। बहुत खूब, मतलब मुझे खुद को ऐसा लगा कि कितनी मेहनत लगती होगी आपको कि इतना लंबा आप। अच्छा, मैं वो भी आपसे पूछना चाहूँगी, कितनी चुनौतियाँ आती हैं। एक एक डायलॉग उतनी एनर्जी के साथ बोलना, फिर उतने भाव के साथ बोलना, और वो दर्शाना, वो मैसेज देना कि हाँ भाई रावण प्ले कर रहे हैं तो रावण ही लगे। देखिए, सबसे ज़रूरी होता है कि आपको पूरा गेटअप, सारे डायलॉग्स, उनकी भाव भंगिमा, आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपके आई एक्सप्रेशंस, उसमें सभी कुछ सम्मिलित करना पड़ता है, तब आप किसी भी कैरेक्टर को जीवंत कर पाते हैं। तो उसी के लिए मैं थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ। मेहनत आपकी दिख रही है, मेहनत आपकी रंग ला रही है, जिस तरीके से आपने डायलॉग वो पूरी एनर्जी के साथ बोले हैं। अच्छा, बहुत समय तक रावण को ऑब्जर्व करना पड़ा होगा, उसके अलग अलग पात्रों को और या फिर अलग अलग फेसेस को। जी, मैं कैरेक्टर्स देखता रहता हूँ, अलग अलग वीडियोस देखता रहता हूँ, उसमें से जो अच्छा लगता है वो ले लेता हूँ। और ये मेरा मैसेज सभी के लिए है कि किसी भी इंसान की अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, लेकिन जिसमें से आपको जो अच्छाई मिले वो ले लेनी चाहिए। आपने क्या रावण से अच्छाई? मैंने ये लिखा कि वो महान प्रकार पंडित था, ज्ञानी था, सब ज्ञान अर्जित करना चाहिए, चाहे वो किसी भी संबंध में हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे लिखाई का हो, संगीत, बहुत सारा संगीतज्ञ था वो, बहुत सारा सिंगर था वो, शिव तांडव स्तोत्र उसने लिखा था। तो जो अच्छाई हमें मिले वो लेनी चाहिए किसी भी इंसान से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रावण हो चाहे राम हो, जिसमें भी जो अच्छाई मिले वो लेनी चाहिए। और अगर खुद की बुराई मैं पूछूं, वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर रावण से उसकी बुराई पूछ ली जाए तो सिर्फ एक अहंकार, सिर्फ अहंकार, उस अहंकार ने ही उसको जो है मिट्टी में मिला दिया, अदरवाइज उसमें कोई। अच्छा, आपने कहा कि भाई अगर साथ नहीं होते हैं और रावण अगर मरा तो फिर भाई के दगा से, भाई साथ में नहीं था। राम अगर जीते तो इसलिए जीते, राम की अगर अच्छाई का गुणगान आज होता है या हम राम की तुलना बहुत सकारात्मक व्यक्तित्व के तौर पर करते हैं, तो वो इसीलिए कि लक्ष्मण जी उनके साथ थे। भरत को देखिए, जिन्होंने इतना बड़ा राज्य मिलने के बाद भी अपना राज्य स्वीकार नहीं किया, और प्रभु राम के चरण पादिका सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राज्य किया। खुद प्रभु की तरह एक झोपड़ी में रहे, अन्न जल त्याग कर, कंदमूल फल खाकर। तो ये प्रेम है, ये अपनापन है,
यही आपस में प्रेम होना चाहिए सभी रिश्तों में। अच्छा, अभी हमने रावण का एक अहंकारी रूप देख लिया, अभी हमने देखा वो किस तरीके से अहंकार है, सर्वोपरि है, लेकिन जब रावण का अंत नजदीक आता है, जब रावण को एक रात भी भारी लगती है, और वो हमने देखा मंचन पर भी कि यही रात बाकी, यही रात भारी, हाँ यही रात भारी, वो जरा पूरा संवाद और उसके कुछ अगर डायलॉग्स हो पाए तो, कि रावण गिरता हुआ, मरता हुआ या कमजोर पाता हुआ कैसा है? देखिए, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो असल में क्या है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। कुंभकर्ण, मेघनाद, अक्षय कुमार, एक उसमें एक बड़ी कहावत है, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। जब सभी लोग मर चुके हैं तो अकेला रावण सोच रहा है कि मेरी ही वजह से, मेरे अहंकार की वजह से मेरे सारे रिश्तेदार, नाती, मेरी सारी जनता, जो मेरे उनकी रहने वाले सब लंका के थे निवासी, वो सब मारे जा चुके हैं। तो उसको वो ग्लानी होती है लास्ट टाइम पे, इसको वो महसूस करता है। कोई डायलॉग हो जाए फिर उस टाइम का, उस समय का, कि उसे पता है कि अब वो सब कुछ खो चुका है, परिवार खो चुका है, ज्ञानी है, पश्चाताप है, सब है। उसको ये भी पता है कि मैंने ही इनको, वैसे तो खैर मुक्ति ही दिलाई, एक तरीके से उसने सभी को मुक्ति दिलाई है, चाहे वो उसके भाई बांधव हो, कोई भी हो, सबको उसकी वजह से मुक्ति मिल गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्लानि भी रही है कि हाँ, मेरी वजह से सब लोग समाप्त हो गए। अगर मैं बैर न लेता तो बहुत समय तक मैं इन सबको साथ में रह के राज्य कर सकता था। अच्छा, कितना समय लगता है? मतलब बहुत समय लग जाता होगा ये मेकअप, मुकुट और... जी, कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे मेकअप में? जी, पूरा ड्रेसअप वगैरह मिला के। और थकते नहीं है? थकना तो सीखा नहीं है, असल में नहीं। रावण ने नहीं सीखा? नहीं, रावण ने नहीं सीखा कभी भी थकना। तो देखा आपने कि रावण के व्यक्तित्व में अच्छाइयां भी थी तो बुराइयां भी थी, लेकिन इसकी क्लोजिंग मैं करूं तो मुझे लगता है बहुत ठंडी हो जाएगी, या दर्शक भी ये चाहेंगे कि भाई रावण ने शुरुआत की तो उसका अंत भी अब रावण ही करे। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग सत्य का सहारा लें, झूठ का सहारा न लें, और जितनी भी कुरीतियां, बुराइयां हमारे समाज में हैं उनको धीरे धीरे कर दूर करें, और एक अच्छा प्रशस्त मार्ग अपने और अपने आने वाले बच्चों के लिए बनाएं, और अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। और जय श्री राम। अच्छा, अंत में तो रावण ने भी जय श्री राम ही कहा। तो ये हमारे साथ अरविंद जी थे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में बताया कुल मिलाकर कि रावण को अगर बुरा कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, उनकी अच्छाई क्या है। और फिलहाल इसी के साथ विजयदशमी के हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। देखते रहिए न्यूज इंडिया। रावण इंद्र वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। बड़े दिन काटते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और शनि पड़ते हैं हमारे ही गुजारे पर। विष्णु खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, और निरंतर नाचता है काल भी हमारे इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, मही डोले हिले पर्वत सकल संसार थर्राए। जय शंकर।